कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मनीष और मैट्रिक चैनल पर। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बच्चों मैं बात करने वाला हूं इतिहास के उन 25 क्वेश्चंस के बारे में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जोश बहुत ज़बरदस्त है। यूपीपी में एक सीट लेनी है और नौकरी लेनी है, जज्बा बनाए रखना है, मेहनत करते रखना है। और आज के जो ये 25 क्वेश्चंस हैं इनका रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, जिससे आपका एग्जाम में मान लो यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आप भूलो नहीं। मैं कोशिश करूँगा इतिहास का जो सेकंड सेगमेंट है जो हमारा यहाँ से चलता है मौर्योत्तर काल से लेकर पुष्यभूत वंश, उसके आगे भी हम बात कर लेंगे थोड़ा आज के टॉपिक में। पुष्यभूत वंश जानते होगे आप, हर्षवर्धन वाला काल है, हर्षवर्धन या वर्धन वंश कह सकते हो, जिसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी। और मौर्योत्तर काल मौर्य काल के बाद, मौर्य काल तक का मैंने आपको पढ़ा दिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे। आज बच्चों हम मौर्योत्तर काल के बारे में बात करेंगे उसके बाद। तो अगर हम थोड़ी सी बात करें कि मौर्योत्तर काल के बाद, मौर्य काल के बाद अगर हम बात करें बच्चों कि मौर्य काल के बाद, अगर मौर्य काल के बाद बात करें तो ये आप देखे होंगे कि इसका शासनकाल जो मौर्य काल में 10 शासक हुए, 10 राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू हुआ और अंतिम शासक कौन हुआ? बृहद्रथ हुआ, है ना। अब ये 10 राजा बच्चे हुए तो ये 323 बीसी से स्टार्ट हुआ और ये टाइम पीरियड हमारा चला कहाँ से कहाँ तक? 323 बीसी से 185 बीसी तक ही आया। कहाँ तक आया? 185 बीसी तक आया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ना, मौर्य काल का पतन हो गया। मौर्य काल का जो अंतिम शासक है बृहद्रथ, उसे पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का संस्थापक है, वह क्या करता है? उसको मार देता है ना। किसको मार देता है? बृहद्रथ को मार देता है, जो कि मगध का अंतिम मौर्य शासक होता है, 10वां शासक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बृहद्रथ मौर्य वंश का कौन से नंबर का शासक है? 10वें नंबर का शासक है ना। चलो अब अगर हम बात करते हैं कि मौर्योत्तर काल के बाद क्या स्थिति बनी, तो अगर आप देखो नीचे का मैप, अगर देखो आप ऐसे, तो ये जो है यहाँ पर जो है, ये जो आप देखते हो ना, ये मैप ऐसे ऐसे करके ऐसे जाता है। तो ये वाला जो बेल्ट है पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये सातवाहन, यहाँ पर सातवाहन नाम सुना होगा आपने। तो सातवाहन वंश यहाँ डेवलप हो जाता है। इधर आपने देखा होगा कि अशोक के दूसरे शिलालेख में चेर, पांड्य और चोल के बारे में पता चलता है। तो चेर बच्चों ये जो केरल का पार्ट है ना, केरल पुत्र जो होता है ये केरल है। ये जो है यहाँ चेर थे, कौन थे? चेर। और चेर वंश का संस्थापक कभी पूछे तो सेन गुट्टवन है। कौन है? सेन गुट्टवन। सेन गुट्टवन है। इसको लाल चेर भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन पूछे कि लाल चेर किसे कहते हैं, तो बच्चों लाल चेर इसी को बोलते हैं, शेर गुट्टवन को, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर इधर देखोगे तो जो है चोल यहाँ पे थे। कहाँ थे? यहाँ नीचे पांड्य भी थे, पांड्य, फिर ये चोल, है ना। और जो है जो नीचे यहाँ कौन हो गए? पांड्य हो गए। यहाँ कौन हो गए? चोल हो गए। और पल्लो ऊपर हो गए, पल्लो यहाँ, इधर पल्लो शासक हैं, है ना, पल्लो हैं। अच्छा, चोल वंश उस समय और पांड्य वंश, ये पांड्य है। जहाँ मदुरई जो है, मदुरई आपने नाम सुना होगा, है ना। वहाँ पे मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, उसका नाम सुना होगा आपने। तो ऐसे ही यहाँ पे चोल है। चोल, पुराना चोल की बात करोगे संगम कालीन, दो तरह के दो चोल हैं। एक संगम कालीन चोल वंश है और बाद में जो है 850 के आसपास से एक नया वंश दोबारा फिर चोल का उत्थान होता है। पहला जो चोल वंश है सब संगम कालीन है, उसका जो संस्थापक था वो करिकाल था। कौन था? करिकाल। अगर पूछता है संगम कालीन जो है चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहोगे करिकाल है, करिकाल। और लेकिन जो 850 एडी के आसपास जो चोल वंश होता है उसका जो संस्थापक है वो विजयालय है। कौन है? विजयालय है। और यहाँ सातवाहन वंश की बच्चों बात करोगे तो यहाँ सातवाहन वंश की बात करोगे, यहाँ संस्थापक कौन है? यहाँ का संस्थापक श्री सातकर्णी या सिमुख कह सकते हो। किसको कह सकते हो? सिमुख कह सकते हो, सिमुख, है ना। और श्री सातकर्णी कह सकते हो बाद में, श्री सातकर्णी। और इसी में गौतमी पुत्र सातकर्णी और वल्लभी पुत्र सातकर्णी और यज्ञ श्री सातकर्णी, ये सब क्रम से हैं, ये सब राजा हैं यहाँ के सातवाहन वंश के। और बच्चों और बात करें, अगर मगध की बात करें तो मगध पर मौर्य वंश के बाद कौन बैठता है? यहाँ पर बच्चों शुंग काल बैठता। शुंग वंश का संस्थापक जो है शुंग वंश स्टार्ट होता है। कौन स्टार्ट होता है? शुंग वंश। ध्यान रखिएगा, ये इसी समय बस 185। अगर हम बात करें सातवाहन की तो बच्चों ये भी जो है कहीं ना कहीं उसी आसपास शुरू हो जाता
जाते हैं, सामंत होते हैं, है ना, सामंत सब होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो अगर बात करते हैं शुंग वंश की तो ये 185 BC से शुरू होता है और ये 75 BC तक आता है ना, 75 BC तक। और इसके बाद शुंग वंश के बाद आता है कर्ण वंश, है ना, कौन आता है, कर्ण वंश आता है। अच्छा, कर्ण वंश का समय कब से कब तक है, तो ये 75 BC से लेकर के तुम्हारा 30 BC तक आता है। तो कहते हैं कि इसी समय जो है कर्ण वंश का जो अंतिम शासक है, कर्ण वंश का जो अंतिम शासक है, उसको जो है सातवाहन का संस्थापक जो सिमुख है उसे मार देता है। अब देखो, अगर शुंग वंश का संस्थापक पूछता है तो पुष्यमित्र शुंग है। कौन है, पुष्यमित्र शुंग। अच्छा, इसके बारे में पता कहाँ चलता है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में पता कहाँ चलता है, तो अयोध्या अभिलेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अयोध्या अभिलेख। ये किसका है अभिलेख, ये किसने लिखा, तो पुष्यमित्र शुंग का जो उसके बाद आता है, भाई कह सकते हो या पुत्र कह सकते हो, अलग अलग किताबों में लिखा है, लेकिन अयोध्या अभिलेख को लिखा है धनदेव ने। किसने लिखा है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। अयोध्या का अभिलेख है धनदेव का, इसको याद रखिएगा, यहाँ से पता चलता है। और कहाँ से पता चलता है इनके बारे में, पता चलता है पतंजलि के महाभाष्य से। कहाँ से पता चलता है, पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है, पतंजलि के महाभाष्य, इसको याद रखिएगा, महाभाष्य से पता चलता है। पतंजलि के महाभाष्य से भी इसके बारे में पता चलता है। किसके बारे में, पुष्यमित्र शुंग के बारे में और शुंग वंश के बारे में पता चलता है। इसके बाद इसका पुत्र आता है अग्निमित्र। कौन आता है, अग्निमित्र आता है। अच्छा, देखा होगा आपने एक किताब लिखा था कालिदास ने, कालिदास ने एक किताब लिखी है मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम लिखी है। मतलब अगर इसको तोड़ो तो अग्निमित्र और मालविका के बारे में कहा गया है। अग्निमित्र जो है उज्जैन का जो है राज्यपाल था और वहीं मालविका वहाँ की राजकुमारी है। उसी की प्रेम कहानी पर कालिदास ने जो किताब लिखा है मालविकाग्निमित्रम, यहाँ से भी पता चलता है शुंग काल के बारे में। अगर देखा जाए तो इसका जो कर्ण वंश का संस्थापक है ये है वासुदेव। कौन है, वासुदेव है। और इसका जो अंतिम शासक है इसको जो है मार करके वासुदेव जो है स्थापना करते हैं, किसकी, कर्ण वंश की स्थापना करते हैं। और इसका जो अंतिम शासक है शुंग वंश का वो है देवभूति। कौन है, देवभूति। याद रखिएगा कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है, देवभूति है। और देवभूति को कर्ण वंश का जो संस्थापक है वासुदेव, इसको मार करके कर्ण वंश की स्थापना करता है। ये भी सेनापति होता है देवभूति का। अच्छा, आगे बात करें बच्चों कि इसमें कर्ण वंश का जो अंतिम शासक है वो है सुशर्मा। कौन है, सुशर्मा है। यह ध्यान रखिएगा, सुशर्मा को कौन मार देता है, सिमुख जो है इस पर उसको मार करके ये धीरे धीरे सातवाहन कहाँ तक पहुँच जाते हैं, मगध तक पहुंच जाते हैं। ये पूरी कहानी है सातवाहन की, सातवाहन वंश है ना। और ये शुंग वंश है और पुष्यमित्र शुंग है, इसका संस्थापक है। और इसके जो पुरोहित हैं वो कौन है, पतंजलि हैं। पतंजलि ने क्या दिया है, योग सूत्र दिया है, अष्टांगिक योग दिया है। क्या दिया है, इन्होंने अष्टांगिक योग दिया है। कभी कभी अष्टांगिक योग में से कोई नियम पूछ लेता है कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। तो ध्यान रखिएगा, यम नियम संयम, यम नियम संयम, आसन प्रत्याहार प्राणायाम, ध्यान धारणा समाधि। ज़्यादातर अंतिम पूछता है। आठवां कौन है, समाधि है। पहला कौन है, यम है। दूसरा कौन है, नियम है। ऐसे पूछ लेता है ना। प्रत्याहार है, प्राणायाम है, ध्यान है। ध्यान कौन नंबर पे है, छठे नंबर पे है। धारणा कौन नंबर पे है, सातवें नंबर पे है। समाधि कौन नंबर पे है, आठवें नंबर पर है। ऐसे क्रम याद रखिएगा। अगर आप यहाँ से इतना पढ़ लेते हैं तो ये बहुत है ना। और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन सातवाहन वंश क्या है ना, सबसे पहले जो संस्कृत का संरक्षण है, जैसे मान लो हमने कहा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब देखो, गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात करें हम लोग, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनको पढ़ लो आप। ये दो चीजें करते हैं। एक तो पहला वर्ण व्यवस्था का संरक्षण करते हैं, वर्ण व्यवस्था का संरक्षण। ध्यान से पढ़िएगा, ये पूछेगा पेपर में। वर्ण व्यवस्था का संरक्षण किस शासक ने किया, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया। और दूसरा वेदों का संरक्षण, वेदों का संरक्षण किया इन्होंने। किसने किया, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया,
है ना। अच्छा, गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो है उसी समय हमारे देश में शक आ गए थे। शक कौन है? शक विदेशी जनजाति है मध्य एशिया की, जो दो पार्टों में बट के आया। एक उत्तरी क्षत्रप, ध्यान रखिएगा, उत्तरी क्षत्रप, एक जो है पश्चिमी क्षत्रप। बहुत ध्यान से समझिएगा, पश्चिमी क्षत्रप, है ना। अब जो उत्तरी क्षत्रप है इस दो पार्टों में डिवाइड है। एक तो तक्षशिला, अगर आपसे पूछता है कौन से किस्में हैं तो उत्तरी क्षत्रप। क्षत्रप यहाँ अपने राजा ने अपनी उपाधि दिया था, जैसे सम्राट बोलते थे, वैसे शकों ने अपनी कौन सी उपाधि दी जो गद्दी पर बैठने के बाद, तो आप कहोगे क्षत्रप। कौन सी? क्षत्रप उपाधि है बच्चों। तो तक्षशिला हो गया, दूसरा मथुरा हो गया। कौन सा हो गया? दूसरा मथुरा हो गया। तक्षशिला में जो है, यहाँ पे मथुरा में है तक्षशिला। यहाँ का जो संस्थापक है इस वाले उत्तरी क्षत्रप का तो मोग है। कौन है? मोग है, या माउस कह सकते हो, मोग या माउस, है ना ये। अच्छा, यहाँ जो पश्चिमी क्षत्रप है ये दो पार्टों में है। एक तो आपका महाराष्ट्र है, नासिक है ना, महाराष्ट्र साइड में है, और दूसरा जो है आपका जो है उज्जैन है। उज्जैन जो है यहाँ का जो संस्थापक है चस्टन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ का चस्टन है, और यहाँ का नहपान है। कौन है? नहपान का युद्ध हुआ था किसके साथ? गौतमी पुत्र सातकर्णी के साथ युद्ध हुआ, जिसमें नहपान हार गया और गौतमी पुत्र सातकर्णी इसके सिक्कों पर जो है जा करके अपना नाम भी अंकित करवा देता है, अपने बारे में वहाँ बता देता है, भाई हम भी ताकतवर आदमी है, कंट्रोल में रहना, बाहर वह यहाँ से आए वहीं भेज देंगे। कहाँ? शक। कहाँ से आए थे ये आए थे मध्य एशिया से। वैसे कहते हैं बहुत पीछे जाओगे तो चाइना की जनजाति है, इसको भगाए थे कुषाणों ने भगाया, तो अंदर से घुस करके ये जो है बोलन दर्रा के पास करके भारत में प्रवेश कर गए। और ये नासिक और उज्जैन, चस्टन जो उज्जैन की शाखा है, इसी में से एक आता है, शासक होता है रुद्रदामन। कौन होता है? रुद्रदामन। आपने बहुत बार नाम सुना होगा। ये रुद्रदामन है कौन? आप समझ लो, ये शैव मत को मानता है। कौन मत मानता है? शैव मत को मानता है। और ये भारत पे शासन करता है, उज्जैन पे, और इसका समय है लगभग वही 150 AD के आसपास। और कहते हैं कि इसने जो है, जो आपने देखा जूनागढ़ का अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख लिखवाता है, जूनागढ़ का अभिलेख। इसी अभिलेख में यह अंकित करता है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाया था। कौन सी? सुदर्शन झील बनवाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके बाद में उसमें नहरों का निर्माण करवाया था अशोक ने। और कहते हैं कि उसके बाद इसकी और आगे जांच करते और लिखा गया इसमें कि इसके बाद स्कंदगुप्त ने इसकी मरम्मत कराई। स्कंदगुप्त, ये गुप्त साम्राज्य का शासक है स्कंदगुप्त, जिसने सुदर्शन झील की मरम्मत भी कराई थी। इसकी मरम्मत कराई थी? सुदर्शन झील। ये कहाँ है? जूनागढ़ में है। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में है, गिरनार पहाड़ी कह सकते हो, है ना। तो यहाँ हो गया। अब इसके बाद गौतमी पुत्र के बाद आता है वल्लभी पुत्र, है ना, सातकर्णी। वल्लभी पुत्र सातकर्णी, है ना। अब वल्लभी पुत्र सातकर्णी के बारे में अगर हम बात करें, इसके बारे में बात करें, तो इसी का युद्ध हुआ था किससे? रुद्रदामन से हुआ था। फिर रुद्रदामन ने अपनी बेटी का विवाह इससे कर दिया था। अच्छा, इसका जो अंतिम शासक है, जो शकों का उज्जैन शाखा है, जो पश्चिमी क्षत्रप की उज्जैन शाखा है, उसका अंतिम शासक रुद्र सिंह थर्ड था। कौन था? रुद्र सिंह थर्ड। याद रख लो, रुद्र सिंह थर्ड, याद करना इंपॉर्टेंट है। रुद्र सिंह थर्ड था। किसका शासक था? ये उज्जैन का जो पश्चिमी क्षत्रप है, यहाँ का जो है ये रुद्र सिंह थर्ड था। और रुद्र सिंह थर्ड को जो है, इसको मारा था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने मारा था? इसको मारा था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड ने, या जिसको विक्रमादित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम विक्रमादित्य कहते हैं। इतनी कहानी आपको यहाँ से आनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद देखो कुछ बातें बताते हैं कि इसी समय देखा होगा आपने सिक्कों के बारे में पता चलता है। अगर सिक्के ही हैं जो बताते हैं कि कौन सा वंश कब शुरू हुआ। अगर सिक्कों की बात करें तो सबसे पहले आपने देखा कि जो वैदिक काल की बात करें तो उस समय जो है, या मौर्य काल के पहले तक बात करें तो उस समय जो है आपने देखा होगा कि आहत सिक्कों के बारे में पता चलता है। तो अगर हम प्राचीन सिक्कों की बात करें, तो प्राचीन सिक्के जो है, सबसे प्राचीन सिक्के हैं आहत सिक्के। ये चांदी के होते थे। पंचमार्क भी कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? पंचमार्क भी कहते हैं। आहत सिक्के बोलो या पंचमार्क बोलो, है ना, पंचमार्क।
अब अगर हम आगे बात करें कि और इसके बाद, तो इसके बाद देखा होगा देवी लक्ष्मी की मूर्ति। देवी लक्ष्मी जो है, देवी लक्ष्मी जो अंकित कराई गई सिक्कों पर, ये कराया गौरी के समय हुआ था। कब? गौरी के समय। पृथ्वीराज चौहान वैसे छपवाता था, लेकिन जब शासन दिल्ली पर गौरी का हो गया तो फिर गौरी का ही नाम आता है कि उसने हटाया नहीं, मतलब देवी लक्ष्मी की जो है उस पर सिक्कों पर अंकित कराता रहा। और एक तरफ जो है लिखा मोहम्मद बिन शान, मोहम्मद बिन शान इसका जो है बचपन का नाम है, उसने अपना अंकित करवा दिया मोहम्मद बिन शान बच्चों, है ना। अब देखो इसके बाद आता है राजा रानी। राजा, एक तरफ राजा रानी की जो आकृति है ये बनवाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने इस पे अंकित कराया, है ना। इसके बाद अगर बात करते हैं कि जो है सिंह है और हाथी है, ये जो जानवर के चित्र हैं ये किसने अंकित कराए थे? जानवर के चित्र अंकित कराए थे सातवाहन वंश ने, सातवाहन वंश, है ना, सातवाहन वंश के। अगर आपसे कहता है कि जो है चांदी का रूपक या चित्र की बात कर लो पहले, सिक्कों पर चित्र, सिक्कों पर अगर हम चित्र की बात करें तो वही सब पहले नोट करो। उसके बाद अगर मयूर की बात करें कि सिक्कों पर मयूर किसने अंकित कराया था, तो मयूर कराया था जो है कुमार गुप्त ने। किसने कराया था? कुमार गुप्त ने। और कुमार गुप्त का ही नाम था, दूसरा नाम था शक्रादित्य। क्या नाम था? शक्रादित्य, क्योंकि इसने शकों को जीता, है ना, शक्रादित्य था इसका नाम, कुमारगुप्त। यही कुमारगुप्त है जिसने नालंदा बनवाया। क्या बनवाया? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। इसी विश्वविद्यालय में जो है ह्वेनसांग पढ़ने आया था। कौन पढ़ने आया था? ह्वेनसांग पढ़ने आया था, या ह्वेनसांग पढ़ने आया था। चीनी यात्री है ये, इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। ह्वेनसांग को क्या कहते हैं? इसको हम यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं इसे। ये पढ़ने आया था। और ये किसके समय आया था? ये हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन, इसी नालंदा में पढ़ा था ये, हर्षवर्धन के समय आया था। वर्धन वंश आ जाता ना इसके बाद, कुछ समय बाद। तो ह्वेनसांग आया था, जिसने कौन सी किताब लिखी है? जिसने लिखा है सीयूकी। कौन सी लिखा है? सीयूकी। सीयूकी कौन लिखा है? हर्षवर्धन ने बच्चों लिखा है, इसको याद रखिएगा। सीयूकी कौन लिखा है? हर्षवर्धन। सीयूकी कौन लिखा है? ह्वेनसांग लिखा है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन कहाँ बैठता था? उज्जैन नहीं, कन्नौज में बैठता था। कहाँ बैठता था? कन्नौज में बैठता था, ये कन्नौज में। बात समझ गए? अब मयूर के बाद अगर बात करें कि वृषभ को, वृषभ या बैल, तो जिसने बनवाया था तुम्हारा स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त कौन है? इसी समय हूणों का आक्रमण हुआ था। अगर कहता है क्वेश्चन कि हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ था, तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था हूणों का आक्रमण, है ना। हूण कौन है? हूण विदेशी हैं, सफेद हूण और काले हूण। तो ये आते थे स्कंदगुप्त के समय में, है ना। क्वेश्चन पूछेगा स्कंदगुप्त के समय में कौन आया था, तो आए थे हूण आए थे। और कुमारदित्य ने क्या किया था? शक्रादित्य की उपाधि लिया था, शकों को पराजित किया था, है ना। ये कहानी है, सब कहानी। और सिक्कों की बात करें चित्र वाले, तो यही इतने चित्र तुमको मिलते हैं। उसके बाद सातवाहन वंश का जो शासक है कौन? यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी, जो यज्ञश्री सातकर्णी है, ये जो सिक्के छपवाता है ना, उसमें दिखाता है कि समुद्र तक मेरा शासन है। तो नाव का जो चित्र है, नाव का चित्र, नाव का जो चित्र है वो बनवाता है यज्ञश्री सातकर्णी। ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन अगर पूछता है सबसे पहला कि अच्छा इसके पहले क्वेश्चन था, बोले उसको देख लेते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन पहला है, ये सामने क्वेश्चन और पीछे आते हैं। ये निम्न में से किस शासक ने सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित कराया? तो पूछ रहा है किसने जहाज का चित्र बनवाया। तो बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, ये क्या बनवाए थे? ये बनवाया था राजा रानी। क्या? राजा एंड रानी। क्यों? क्योंकि इसने ब्याह किया था। ब्याह कहाँ से किया था? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से किया था। और कुमार देवी वहाँ से ब्याह किया लिच्छवी से, तो एक तरफ राजा एक तरफ रानी, है ना, बनवाया था। और कहते हैं कि इस चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, ये तो प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या किया था? रूपक और दीनार चलवाया था। चंद्रगुप्त सेकंड, अगर याद कर लो कहीं पर कि चंद्रगुप्त सेकंड जो है, जिसका नाम विक्रमादित्य कहते हो, उसने जो है 2 सिक्के चलाए, एक तो रूपक चलाया और दूसरा दीनार चलाया। दीनार काहे का था? दीनार सोने का था। और रूपक काहे का था? चांदी का था। बच्चों याद करते रहना, पेपर में फंस जाएगा।
है ना। और इसका नाम था यज्ञ श्री सातकर्णी। क्या नाम था? यज्ञ श्री सातकर्णी। ये कनिष्क कौन है? कनिष्क जो है कुषाण वंश का है। किस वंश का है? कुषाण वंश का है। ये सबसे अधिक सोने का सिक्का चलाता है, सबसे अधिक सोने का सिक्का, सबसे अधिक सोने का सिक्का, सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाता है। और यही है कनिष्क जिसने चौथी बौद्ध संगीत बुलवाई थी। यही है कनिष्क जिसने मगध पर आक्रमण किया था और वहां से अश्वघोष को जो है, अश्वघोष कौन है? कवि है, जो ला करके अपने जो है कनिष्कपुर मतलब कश्मीर में ला करके वहां पर अपने दरबार में रखता है एक कवि के रूप में। अश्वघोष, याद रखिएगा, अश्वघोष जो चौथी बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष हैं। और वो जो है अश्वघोष 3 किताबें लिखते हैं। एक लिखते हैं बुद्धचरित, दूसरी लिखते हैं सौंदरानंद और तीसरी लिखते हैं सारिपुत्र प्रकरण। कौन सी? सारिपुत्र प्रकरण। नोट कर लो। पहली बुद्धचरित कौन लिखता है? अश्वघोष। अश्वघोष किसके दरबार में है? कनिष्क के दरबार में है। और कनिष्क के दरबार में जो राजवैद्य है वो चरक है। कौन है? चरक जो है कनिष्क के दरबार का राजवैद्य है। और यहाँ पे जो अश्वघोष हैं इनके राज कवि हैं और 3 किताबें लिखते हैं। फिर लिखो बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। ये 3 किताबें किसकी हैं? अश्वघोष की हैं। और कनिष्क के दरबार में ही नागार्जुन रहते थे। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। ये सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। कौन दिया? सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिया था? नागार्जुन। याद करो बेटा, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि आपका इतिहास भी अच्छा हो जाए और पेपर में कोई क्वेश्चन ना छूटे। वीडियो अच्छा लगे शेयर करना, लाइक करना, बहुत शांति से सुनते रहिएगा। बहुत हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते नहीं हैं, आसानी से आपको याद करवा दे रहे हैं। सब कुछ याद कर लो, कौन सिक्का चलाया, कैसे चलाया, कनिष्क कौन है, इसके दरबार में कौन कौन था, अश्वघोष कहाँ रहता था। अश्वघोष मगध का था, लेकिन इसको जब आक्रमण किया था कनिष्क ने तो वहाँ से उपहार स्वरूप ले गए थे। किसको? अश्वघोष को ले गए थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है जब गुजरात पर आक्रमण किया था तो उसको ले गया था कौन? जो उसके दरबार में था। आप कमेंट करके बताइए जल्दी से, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिससे बहुत प्यार करता था, है ना, जो किन्नर भी था, है ना। उसको याद करके बताइए, देखिए कमेंट करके कौन सही नाम बताता है। कहाँ से लाया था अभी बता दिया, गुजरात से लाया था, है ना। अब देखो मोहम्मद गौरी के बारे में पता ही है, जिसने माता लक्ष्मी की बनाया था, और ये राजा रानी, और इसका हो गया। और ये सबसे अधिक सोने से, लेकिन पूछे कि सोने का सिक्का चलाया कौन था, तो बिम कटफिसेस चलाया था। कौन चलाया था? बिम कटफिसेस चलाया था। उस किसका था पुत्र? वो था कुजुल कटफिसेस। तो पूछे कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसेस था। और कुजुल कटफिसेस ने तांबे का सिक्का चलाया था। ठीक, चलो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला। कहता है डेमेट्रियस किसके समय आया था? तो डेमेट्रियस किसके समय आया था? तो ये यूनानी है। कौन है डेमेट्रियस? डेमेट्रियस है यूनानी। बहुत ध्यान समझना, यूनानी और ईरानी, ध्यान समझिए। ईरानी पहले आए थे, तो ईरानी में कौन आया था? ये तुम्हारा लगभग 500-650 बीसी की बात है जो ईरानी आया था। ये दारा प्रथम या डेरियस आया था। डेरियस, तो नाम में कंफ्यूज मत होना। डेरियस मतलब दारा प्रथम इसको कहते हैं। और सबसे पहले जो है भारत पर आक्रमण इसी ने किया था, दारा प्रथम ने, जो पंजाब और सिंध की तरफ एरिया को जीता था। लेकिन भारत की अंदर अगर कोई आक्रमण पूछता है तो डेमेट्रियस है। यूनानी पूछेगा तो यूनानी में कौन है? यूनानी में कौन है? तो यूनानी की बात करेगा तो इसमें जो है तुम्हारा डेमेट्रियस है। डेमेट्रियस किसके समय आक्रमण किया? तो ये तुम्हारा आक्रमण किया पुष्यमित्र शुंग के समय में। अब यही कहानी है, जब यूनानी डेमेट्रियस आता है उसी समय बृहदत्त शासन कर रहा होता है। लेकिन जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो मगध पर कौन होता है? उस समय घनानंद होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जब सिकंदर आक्रमण करता है तो उस समय मगध का शासक कौन था? घनानंद था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ था? उसमें तक्षशिला में था। वैसे ही जब डेमेट्रियस आक्रमण करता है तो मगध के शासन पर कौन था? तो बृहद्रथ था। और सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। तो क्या करता है पुष्यमित्र शुंग जो है बृहद्रथ को मार करके गद्दी पे बैठता है और उसके बाद जो है डेमेट्रियस को पराजित करता है। तो क्वेश्चन कह रहा था किसके समय आक्रमण किया? तो चूंकि बृहद्रथ ऑप्शन में नहीं है इसलिए ऑप्शन कौन होगा? पुष्यमित्र शुंग होगा। लेकिन अगर बृहद्रथ ऑप्शन में रहता तो मैं उसी को उत्तर बोलता, है ना। अब देखो, तो ईरानी हो गया, फिर यूनानी, तो कौन है? डेमेट्रियस है। अच्छा, डेमेट्रियस का ही जो छोटा भाई है ना, डेमेट्रियस का जो छोटा भाई है
इसका भाई कह सकते हो या सेनापति कह सकते हो, उसी का नाम है मिनांडर। क्या नाम है? मिनांडर। उसी का जो छोटा भाई है उसका नाम है मिनांडर। मिनांडर है इसी से मिला था मिलिंद पन्हो। मिलिंद कौन मिला था? मिनांडर से मिले थे नागसेन, सॉरी कौन मिले थे? नागसेन। मिनांडर का छोटा भाई है जो नागसेन से मुलाकात करता है। और नागसेन कौन है? ये बौद्ध भिक्षुक हैं। नागसेन और मिनांडर के बीच वार्तालाप होता है। वार्तालाप में बौद्ध गौतम बुद्ध के बारे में नागसेन समझाते हैं और अंत में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। कौन धर्म? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। कौन? मिनांडर। और इसके जो वार्तालाप है वो कौन सी किताब है? वो है मिलिंद पन्हो। कौन सी है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो कौन लिखता है? नागसेन लिखता है। नागसेन कौन है? बौद्ध भिक्षु है। इसी समय की बात है। डेमेट्रियस का ये सेनापति भी कह सकते हो मिनांडर को, और छोटा भाई भी कह सकते हो, है ना, दोनों मिलते हैं इतिहास में। चलो अगला क्वेश्चन करा, अश्वघोष किसका समकालीन था? मैंने अभी बताया कि अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है उनके एग्जाम में। और कनिष्क ने जो आक्रमण किया था मगध पर, तो वहां से अश्वघोष को लेके गए थे। ये द्वितीय बौद्ध संगीत जब हुई थी, चौथी बौद्ध संगीत जब हुई थी, तो उस चौथी बौद्ध संगीत में इसने क्या किया था? चौथी बौद्ध संगीत में ये जो है उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र थे, है ना, चौथी बौद्ध संगीत में। तो उसी में ये जो है ये मगध से आते हैं और महायान शाखा के होते हैं। महायान शाखा, कौन शाखा? महायान शाखा, है ना, ये महायान शाखा। तो आप कहोगे अश्वघोष किसके में थे? कनिष्क के दरबार में था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक? मैंने शुरू में बताया कि वर्ण व्यवस्था जो है गौतमी पुत्र थे। गौतमी पुत्र ये कौन से वंश के हैं? सातवाहन वंश के हैं। सातवाहन वंश की राजधानी पूछे कौन थी? राजधानी बहुत पूछता है, तो इसकी राजधानी जो है प्रतिष्ठानपुर थी। कौन थी? राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर, है ना, नदी गोदावरी कह सकते हो। अब पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया तो कौन था? अभी मैंने बताया डेरियस है। कौन है? डेरियस, पहला ईरानी शासक। मैंने क्वेश्चन पहले समझा दिया, तो कौन इसका उत्तर होगा? डेरियस प्रथम होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन कहता है कलिंग नरेश खारवेल। अब देखो किस वंश से हैं, तो देखो अगर पश्चिम में देखोगे तो सातवाहन थे, लेकिन अगर देखोगे पूर्वी भाग में थोड़ा सा पूरब बढ़ोगे, जैसे मान लो अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ उड़ीसा साइड में ये जो बेल्ट है ना, ये वाली, तो ये चेदी वंश यहाँ था। कौन था? यहाँ चेदी वंश था। और चेदी वंश में एक शासक हुआ है खारवेल। कौन हुआ है? खारवेल। पढ़ लो इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। खारवेल जो है क्या करता था? खारवेल जो है जैन धर्म का अनुयायी था। सबसे पहले ये याद करो, किसका था? जैन धर्म का अनुयायी था सबसे पहले। खारवेल जो है जैन धर्म का अनुयायी था, सबसे पहले ये याद करो। और खारवेल ने जो है हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा है। कौन सा अभिलेख लिखा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा है, जिसमें पता चलता है कि खारवेल ने उदयगिरी की पहाड़ियों में, जगह ना मिले तो लिखते रहना, उदयगिरी की पहाड़ियों में, मैं बोलते जा रहा हूँ, मान लो ना आया समझ में लैंग्वेज तो मैं लगातार बोल रहा हूँ। खारवेल ने जैन धर्म का अनुयायी था और ये जो है कलिंग का राजा था। और कहते हैं कि इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में पता चलता है कि पहली बार जनगणना हुई थी। कहाँ? पहली बार। क्वेश्चन कहता है कि पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी, उसका जिक्र कहाँ मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है कि पहली बार जनगणना यहाँ पर हुई थी, जिसमें पता चला था कि यहाँ पर 35,000 लोग बच रहते हैं। लेकिन क्यों रहते हैं? क्योंकि आपको याद होगा अशोक ने जो है कलिंग का युद्ध किया था, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। और पता चलता है कि वहाँ 1 लाख लोग मरे थे, 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। उसी से विरक्त होकर के, परेशान होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और सब छोड़ छाड़ दिया था। इतना दुखी हो गए थे अशोक। तो अब जनगणना कराई गई बाद में। जनगणना कब कराई गई? खारवेल के समय। और खारवेल जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में पता चलता है कि वहाँ 35,000 लोग निवास करते हैं कलिंग में, है ना। इतना लोग मार दिए जाएंगे। जैसे नागासाकी हिरोशिमा बम कांड के बाद जापान में कितने लोग बचे थे, वही हाल यहाँ हुआ होगा। चलो, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। और कहाँ है, कहाँ पूछे तो कह देना उदयगिरी पहाड़ी। कौन पहाड़ी? उदयगिरी पहाड़ी।
उदयगिरी पहाड़ी, है ना। और पूछे कि यहाँ रानी गुफा है, कौन गुफा है, रानी गुफा। अगर पूछे कि रानी गुफा कहाँ है, तो उदयगिरी की पहाड़ी पर है रानी गुफा, याद रखिएगा इसको, है ना। तो इसमें कौन है, चेदी वंश, कौन है, चेदी वंश। कलिंग खारवेल का संबंध किससे है, चेदी वंश से है। तो यहाँ चेदी वंश कहाँ थे, इस उड़ीसा साइड में था चेदी वंश, है ना। चलो, अब कहता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये जो है समुद्रगुप्त जो है, इसको कविराज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको कविराज भी कहते हैं, बीड़ा वादक भी कहते हैं इसे, कविराज। और ये गुप्त काल का है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको कविराज भी कहते हैं। अब कहता है किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था, मैंने अभी कहा कि स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। किसने किया था, स्कंदगुप्त ने पराजित किया था, क्योंकि इसने सिक्कों पर क्या कराया था अंकित, बैल का मूर्ति, बैल का चित्र। कौन सा चित्र, बैल का चित्र बनवाया था, कहाँ, सिक्कों पर, बैल का चित्र, बैल का चित्र कहाँ, सिक्कों पर अंकित कराया था इसने, स्कंदगुप्त ने, है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। देखो दर्शन जो है ना, दर्शन, योग दर्शन हो गया। देखो ध्यान समझिएगा, अगर दर्शन की बात करें तो विचारधारा होता है, अलग अलग विचारधारा है। योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है ना, न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन को हम क्या बोलते हैं, तर्कशास्त्र भी कहते हैं। तो इन सब के बारे में बात करें तो योग दर्शन लिख रहा हूं मैं, याद कर लो। योग तुम्हारा जो किसका है, पतंजलि का है, पतंजलि का है, योग है। अगर न्याय पूछे, न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन बच्चों जो है गौतम का है। न्याय दर्शन किसका है, गौतम का है। इसी न्याय दर्शन को जो है तर्कशास्त्र भी कहते हैं, तर्कशास्त्र, है ना, तर्कशास्त्र दर्शन भी कह सकते हो। योग दर्शन, न्याय दर्शन। अगर सांख्य दर्शन की बात करता है, सांख्य की, तो कपिल मुनि है। कौन है, कपिल मुनि है, कपिल मुनि। अगर आपसे कहता है वैशेषिक, अगर वैशेषिक बोलते हैं, जिसको विज्ञान कहते हैं वैशेषिक, तो कणाद है। कौन है, कणाद। ये विज्ञान से संबंधित है, अणु से संबंधित है। किससे, अणु, परमाणु से संबंधित है। पूछेगा अणु और परमाणु से संबंधित कौन सा दर्शन है, तो वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन। कौन है, कणाद हैं इसके, है ना, रचयिता। उसके बाद पूछेगा तुमसे कि जो है मीमांसा के कौन है, मीमांसा, मीमांसा, तो मीमांसा के कौन है, जैमिनी है, जैमिनी। मीमांसा कौन है, जैमिनी है। और वेदांत के पूछे, वेदांत के कौन है, वेदांत, तो वेदांत के वादरायण हैं, वादरायण, ये वेदांत के हैं। तो वेदांत हो गया, मीमांसा हो गया, इतनी होते हैं और होता भी नहीं है। तो योग के कौन है, पतंजलि हैं। न्याय कौन है, गौतम, जिसको तर्कशास्त्र भी कहते हैं न्याय दर्शन को। सांख्य दर्शन कौन है, कपिल का है ना, सांख्य दर्शन कपिल का है। और वैशेषिक जो वैज्ञानिक रूप से जो है जिसको बोला जाता है दर्शन है, उसको कणाद ऋषि ने कहा था कि अणु परमाणु के बारे में बताया। मीमांसा, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा में जो है बहुत ज़्यादा आडंबर था, जैमिनी लिखे हैं। और वेदांत जो है वादरायण का है, वेदांत, है ना। तो समझ गए होंगे योग दर्शन कौन है, आपके सामने आंसर है कौन, गौतम। अब देखो अद्वैत दर्शन, तो ऐसे भी बहुत सारे दर्शन हैं। देखो एक तो अद्वैत है, मैं फिर लिखे दे रहा हूँ, याद कर लो फटाफट। अद्वैत के दर्शन, अद्वैत मतलब कि सत्ता सिर्फ एक है, वो शंकराचार्य हो सकते हैं, है ना। शंकराचार्य तो कहेंगे ना, शिवोहम, है ना, कि जो है और कोई है ही नहीं सत्ता। अगर द्वैत की बात करता है, द्वैत की बात करता है, तो इसके जो है माध्वाचार्य हैं। कौन है, माध्वाचार्य। और द्वैताद्वैत बोले, द्वैताद्वैत बोले तो इसके निम्बार्क हैं। कौन है, निम्बार्क। ये द्वैताद्वैत के हैं, निम्बार्क। अगर पूछता है विशिष्टाद्वैत, या चलो अच्छा विशिष्ट ही कर लो पहले, तो द्वैताद्वैत हो गया। उसके बाद जो है विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत जो है इसके रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं। विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, देखो विशिष्ट भी है और अद्वैत है, विशिष्ट प्लस अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, है ना। कौन है, रामानुजाचार्य हैं। और एक और बता, शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत,
शुद्ध अद्वैत, अगर शुद्धाद्वैत बोलते हैं तो ये वल्लभाचार्य है, शुद्ध वल्लभा नाम से याद रखिएगा, वल्लभाचार्य। कौन? वल्लभाचार्य। अब देखो शुद्धाद्वैतवाद किससे है? शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य से है बच्चों। और विशिष्टाद्वैतवाद, अब देखो जो विशिष्ट द्वैत है यहाँ पे सगुण शाखा, कभी क्वेश्चन और गहरा पूछता है, थोड़ा लिखने में दिख रहा होगा आपको, दिक्कत हो रही होगी। सगुण, सगुण, सगुण और निगुण, निर्गुण। तो जो अद्वैत है ये निर्गुण है, ये क्या है? ये निर्गुण है। अद्वैत क्या है? निर्गुण है। और रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैत है वो आपका सगुण है, ध्यान रखिएगा। ये कौन है? सगुण। तो इसमें हमसे अद्वैत पूछा है तो शंकराचार्य हो गए। अब इनका पूछे रामानुजाचार्य का कौन सा हुआ? इनका हुआ विशिष्टाद्वैत। कौन हुआ? या सगुण जिसको कहते हैं, सगुण, सगुण है ना। और कौन है? विशिष्टाद्वैत, याद करो, विशिष्टा, विशिष्ट है ना, तो विशिष्टाद्वैत, इसको याद रखिएगा, विशिष्टाद्वैत। महात्मा बुद्ध तो बिल्कुल जो है ये कोई दर्शन बात करते हैं, लेकिन ये नास्तिक में आते हैं। किस में आते हैं? ये नास्तिक दर्शन में आते हैं, है ना ये। और माधवाचार्य किसको बताते हैं? माधवाचार्य बताते हैं तुम्हारा द्वैतवाद पे बात करते हैं, द्वैतवाद। दो चीज़ें हैं, आत्मा और परमात्मा। चलो आगे बात करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? देखो अगर हर्षवर्धन की बात करो तो वर्धन वंश जो है ये हरियाणा का था और थानेश्वर इसकी राजधानी थी। हर्षवर्धन की एक बहन थी, उसका नाम था राजश्री, और राजश्री का विवाह होता है कन्नौज के मौखरी वंश में। कहाँ होता है? मौखरी वंश में, जिसकी हत्या जो है शशांक कर देता है, गौड़ शासक होता है, और बाद में हर्षवर्धन को कन्नौज में आना पड़ता है। लेकिन कन्नौज के आगे भी जब वो बढ़ता है आक्रमण करते हुए, तो नीचे चालुक्य होते हैं, वातापी के चालुक्य। कौन होते हैं? वातापी के चालुक्य। वातापी या कल्याणी, ये सब नाम सुना होगा आपने, वातापी, कल्याणी, बेंगी। तो उसी में वातापी जो कर्नाटक क्षेत्र है, वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य। अब इसी का एक शासक होता है जो है पुलकेशिन द्वितीय। कौन होता है? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय इसी का एक होता है, शासक होता है। वह जो है हर्षवर्धन को हरा देता है और परमेश्वर की उपाधि ग्रहण करता है। कौन सी उपाधि? परमेश्वर की उपाधि ग्रहण करता है। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। अच्छा, एक बहुत मजे की बात है, पुलकेशिन द्वितीय इसको हरा करके जब आगे बढ़ता है तो उसको एक पल्लव शासक होता है नरसिंह वर्मन, पल्लव शासक है नरसिंह वर्मन, इसको हरा करके इसको मार देता है और उसकी पीठ पर लिख देता है जय, और वातापी कोंड की जो है उपाधि लेता है। कौन सी उपाधि? वातापी कोंड की। क्या? एक से खतरनाक शासक थे, वातापी कोंड की उपाधि ये लिए परमेश्वर। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। किसको मारे? हर्षवर्धन को पराजित किए, तो लिए कौन सी उपाधि? परमेश्वर की। इनको कौन हराया? वातापी कोंड की उपाधि कौन लिया? नरसिंह वर्मन, पल्लव शासक है ये, पल्लव शासक। क्या नाम है उसका? नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, ये नरसिंह वर्मन है ना। वातापी कोंड की उपाधि लिया, वातापी कोंड की उपाधि लिया। तो इसमें तो आंसर हो गया पुलकेशिन द्वितीय, क्योंकि यहाँ की बात कर रहे थे नर्मदा नदी के तट पर। कौन? हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन ने जो है 2-3 किताबें लिखी बढ़िया बढ़िया। अच्छा, हर्षवर्धन के समझ लो, हर्षवर्धन के दरबार में ही कौन रहता था? बाणभट्ट रहते थे, और बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है। और हर्षवर्धन ने कौन सी किताब लिखी है? हर्षवर्धन ने लिखा है तुम्हारी 2-3 किताबें हैं, रत्नावली लिखा है ना, याद कर लो। रत्नावली कौन लिखा है? हर्षवर्धन। और 1-2 हैं, ध्यान से याद करना, देखना कहीं मिल जाएंगी। हर्षवर्धन की रत्नावली मुझे याद आ रही इस समय। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? मैं पहले बता चुका हूँ, नालंदा में अध्ययन किया है ना। विश्वविद्यालय विक्रमशिला तुम्हारा तो ये गुप्तकालीन है, ये कौन सा है? ये गुप्तकालीन नहीं है, ये तुम्हारा विक्रमशिला ये पाल वंश का है। कौन सा है? ये पाल वंश जो था ना, पाल वंश, बिहार का पाल वंश। बिहार में जो पाल वंश है, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। कौन था? गोपाल। तो गोपाल ने बनवाया था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ये सब बाद के हैं, 850 AD के आसपास के हैं, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी। और इसी का पुत्र है धर्मपाल। कौन है? इसी का पुत्र है धर्मपाल, इसने बनवाया था विक्रमशिला। कौन? विक्रमशिला,
इसने बनवाया था विक्रमशिला, ये है ना, नालंदा तक्षशिला। और तक्षशिला जो है लवकुश, लवकुश भगवान राम के जो पुत्र हैं लवकुश के जगह वहाँ है, और इसको बनवाया था भरत के पुत्र तक्ष ने। भरत के पुत्र, लवकुश तो अलग है, भरत के पुत्र ने बनवाया था, भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष नाम था उनका, उन्होंने इसको बनवाया था। तक्षशिला कहाँ है? ये दो नदियों के बीच में है। कौन कौन सी? सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में है, सिंधु और झेलम के बीच में है। इसको याद करो फटाफट। चलो अगला देखो, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? दो, चेदी वंश तो है नहीं, यहाँ होगा नहीं, परमार वंश भी नहीं, राष्ट्रकूट भी नहीं, कौन? चंदेल। कौन? चंदेल में बनवाया था। और चंदेल का ही शासक था कौन पता है? चंदेल वंश का शासक है परमर्द देव। कौन है? परमर्द देव। और परमर्द देव के दो थे आल्हा, सॉरी परमार वंश के, इसके नहीं, चंदेलों ने बनवाया था खजुराहो का मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। इसमें धंग राजा था। अच्छा, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं, तो ये तुम्हारे एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं, ये सभी धर्मों से संबंधित हैं। किससे? सभी धर्मों से। कौन? एलोरा के मंदिर सभी धर्मों से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सभी से, याद रखिएगा। फिर कहता है अजंता की गुफाएं किससे पता चलती हैं? जातक कथाएं। वैसे अजंता में कुल जो है 29 गुफाएं हैं। कितनी हैं? इसमें रुक जाओ भाई, इसमें है कुल 29 गुफाएं थी इसमें, और कहते हैं इसमें अब 6 बची हैं जहाँ तक, है ना, चित्रकारी उसमें ज़्यादा है, तो जातक कथाएं उसमें मिलती हैं। इसको अभी ध्यान रखिएगा, पढ़ लेना, पहले देख लेना कितना है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं या बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? किससे? बौद्ध धर्म से, इतना याद रखो, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, है ना। चलो, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में है? ये कंपूचिया जो है, कंबोडिया का नाम है, कंबोडिया का ही प्राचीन नाम जो है, कंबोडिया का जो प्राचीन नाम है उसी को कहते हैं कंपूचिया। क्या कहते हैं? कंपूचिया। कहता है महाबलीपुरम में रथ मंदिर। देखो जो रथ मंदिर है ना, वो पल्लवों ने ही बनवाए हैं, रथ एकाश मंदिर है ना, ये जो पल्लव शासक हैं इसने जो है रथ मंदिरों का निर्माण किया। मतलब इसे देखा होगा, रथ पे बनते थे, पत्थर काट करके पहिया बनाते थे उस पर। अब बोलता है गंगाई कोंड, तो जो चोल शासक है, ये तो विजयादित्य यहाँ है नहीं, तो राजेंद्र प्रथम है। कौन है? राजेंद्र प्रथम। इसने क्या किया था? पाल वंश का जो शासक है, पाल वंश का बिहार में ना पाल वंश का जो अंतिम शासक है महिपाल। कौन? महिपाल। उसको ये मार करके गद्दी पे बैठता है, मार गद्दी तो पहले होता है, मार करके गंगा के क्षेत्र में कब्जा करता है और गंगाई कोंड की उपाधि ग्रहण करता है, एक शहर का निर्माण भी करता है। कौन? राजेंद्र प्रथम विजयालय संस्थापक होता है। और परांतक प्रथम जो है तकोल्लम के युद्ध में कृष्ण थड़ से युद्ध करता है ना, राष्ट्रकूट वंश के। गंगाई कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? वो भी राजेंद्र प्रथम है। देखो राजेंद्र प्रथम। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं है? देखो संगम का कौन सा नहीं है? चेर तो है ही है संगम का भाई, चोल भी है, पांड भी है, पल्लो नहीं है। कौन नहीं है? पल्लो नहीं है, पल्लो ऊपर है ना। अब देखो आल्हा उदल संबंधित किससे थे? ये महोबा से संबंधित थे, महोबा से। और ये परमर्द देव के सेनापति थे। ये पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया था, उन्हीं से युद्ध हुआ था आल्हा उदल का, पृथ्वीराज चौहान से। उसी में जो है इनका दशा बिगड़ जाती है और बेचारे एक मर जाता, दूसरा पगला हो जाता है ना। आल्हा उदल आपने सुना होगा। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो सुल्तान जैनुल आब्दीन था। कौन था? जैनुल आब्दीन। ये है जैनुल आब्दीन, है ना। कौन था? जैनुल आब्दीन। चलो आगे देखो, कहता है निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष, ये जानते हो कौन संघर्ष है? ये किसके लिए हुआ था? जब वर्धन वंश खत्म हो गया तो 3 सत्ताएं बनी। देखो 3 सत्ताएं बनी, इधर बनी तुम्हारी पाल वंश, इधर बना पाल वंश, और नीचे राष्ट्रकूट। नीचे कौन बने? नीचे बने राष्ट्रकूट। और इधर कौन बने? इधर बने परमार। कौन बने? इधर बने गुर्जर प्रतिहार। कौन बने? गुर्जर प्रतिहार। यहाँ कौन बने? यहाँ बने गुर्जर प्रतिहार। ये ऊपर बने। इसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम इसका संस्थापक है। इसके बाद आता है वत्सराज,
वत्सराज। वत्सराज किसको हराता है? पाल वंश का द्वितीय शासक जो धर्मपाल है, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था, उसको इसने पराजित किया, धर्मपाल को। किसने? वत्सराज ने। और राष्ट्रकूट का जो संस्थापक है दंत्यदुर्ग है। कौन है? इसका संस्थापक दंत्यदुर्ग है, ध्यान रखिएगा। अब इन्हीं में कन्नौज को लेकर के लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और तीनों आपस में इतना लड़ जाते हैं, कितना कमज़ोर हो जाते हैं कि विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं। तभी से देखा होगा गौरी और गजनी का आक्रमण शुरू हो जाता है। और वत्सराज जो है के बाद आता है नागभट्ट द्वितीय। अब ये इतना कमज़ोर बाद लड़ते लड़ते हो जाते हैं कि ये बॉर्डर इनका कमज़ोर हो जाता है। जैसे मान लो भारत देश की सीमा है चाइना से और पाकिस्तान से, लगातार युद्ध होता रहे चाइना से, तो एक सेना हटानी पड़ेगी ना, तो कम से कम करनी पड़ेगी, तो दूसरा देश जल्दी आक्रमण करेगा ना। तो जब इधर ही युद्ध करते रहेंगे दोनों से, ये कमज़ोर हो जाएंगे, तो यहाँ से फिर जो है अरब के जो है आक्रमण होना शुरू हो गए। यही कहानी इसकी मेन है। तो कौन कौन नहीं है? पाल हैं भैया, चोल नहीं है, ये राजपूत नहीं है, यहाँ पे इसको कह सकते हो राष्ट्रकूट। क्या कह सकते हो? राष्ट्रकूट है यहाँ पर, राजपूत नहीं, राष्ट्रकूट, राजपूत नहीं। तो चोल तो बिल्कुल नहीं थे इसमें, है ना। तो चोल हो गया, ये ध्यान रखिएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक है गोपाल। कौन संस्थापक है? गोपाल इसका भैया संस्थापक है, इसको याद रखिएगा। अब कहता है परमार वंश का संस्थापक कौन है? वैसे तो जो है स्यूक सेकंड है, स्यूक है, लेकिन यहाँ पर कसनराज ही इसको माना जाता है। लेकिन कहीं ऑप्शन दिख जाए स्यूक, तो स्यूक भी होता है ना। अब देखो गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किसने किया? तो मैंने अभी कहा नागभट्ट प्रथम ने। किसने किया? नागभट्ट प्रथम ने किया। और ये थे आपके क्वेश्चन। स्लाइड्स कंप्लीट हो गई। आप आज का क्वेश्चन जो भी थे मैंने आपको डिस्कस करा दिए। अब बताइए कैसा वीडियो है और कमेंट करके बताना ज़रूर। थैंक यू।